दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग एक मेडिसिन के बारे में विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं और वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि एक स्टेरॉयड आया है, या आप कह सकते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, आइसोफ्लुपिरिडोन आता है मार्केट में, और इसका बहुत ही ज़्यादा ओवर द काउंटर यूज हो रहा है, या यूँ कह ले कि मिसयूज हो रहा है। जहाँ भी लगता है लोगों को वो पहला इंजेक्शन इसी को लगाते हैं। खासकर अगर कोई प्रेग्नेंट एनिमल है तो उसमें अक्सर लोग इसको प्रेफर करते हैं और उनको लगता है कि ये प्रेगनेंसी को सेव करता है। ये जो आइसोफ्लुपिरिडोन है प्रेगनेंसी को सेव कभी भी नहीं करता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा और आपको इस बात को समझ लेना होगा। आइसोफ्लुपिरिडोन का जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है, ये पोटेशियम को ब्लड में बहुत कम कर देता है। अगर आप देखेंगे तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, इसलिए हाइपोकैलेमिक कंडीशन करता है, और लो पोटेशियम होने के बाद रुमिनेंट्स में कई समस्याएं आती हैं। इसका इस्तेमाल क्यों है? आखिर ये मार्केट में है तो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होता ही होगा। तो इसका एक ही जगह इस्तेमाल किया जाता है, वो कीटोसिस के केस में किया जाता है। और अगर आप डोज़ भी देखेंगे तो 450 किलो की गाय या भैंस के लिए सिर्फ 10 mg रिक्वायर्ड होता है अगर आपको सिंगल शॉट कीटोसिस ट्रीट करना है। तो ऐसा माना जाता है या वेल प्रूवन है कि अगर आप 10 mg एक शॉट भी लगाते हैं तो लगभग 30% पोटेशियम लेवल ब्लड में कम हो जाता है 10 mg लगाने से। और अगर आप दूसरा शॉट लगाते हैं अगले दिन तो 70% पोटेशियम का जो लेवल है वो ब्लड में कम हो जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइपोकैलेमिक कंडीशन ये कर देता है। तो अगर आप फील्ड में जो अवेलेबल है आइसोफ्लुपिरिडोन के प्रिपरेशन, उसमें देखेंगे तो 2 mg पर ml होता है और 10 ml का वायल आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दोनों ही प्रिपरेशन जो हैं इनमें 20 mg टोटल आइसोफ्लुपिरिडोन है। और अगर आपने 20 mg आइसोफ्लुपिरिडोन लगाया है तो आपने ऑलरेडी डबल डोज आइसोफ्लुपिरिडोन का लगाया है, जो स्ट्रांगली जा कर के पोटेशियम लेवल को शिफ्ट करने वाला है और हाइपोकैलेमिक कंडीशन लाने वाला है। तो अगर आपने एक शॉट लगा दिया तो एक शॉट ही काफ़ी है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे पोटेशियम लेवल को डाउन करने के लिए। जब पोटेशियम लेवल डाउन हो जाएगा तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली जैसा कि फील्ड कंडीशन में लोगों को ये पता है कि ये प्रेगनेंसी में लगाया जाता है, अनवांटेड लगाते हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि इसकी कोई ज़रूरत है, जहाँ स्टेरॉयड की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको फीवर पेन लगता है, सूजन लगता है तो आप नसाइड यूज़ करें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बिल्कुल ना लगाएं। तो प्रेग्नेंट एनिमल जब भी रहता है तो पहला जो भी डॉक्टर आते हैं या वेट्स आते हैं वो एक शॉट आइसोफ्लुपिरिडोन का आजकल ज़रूर ठोक रहे हैं, और पहला शॉट लगाते ही हाइपोकैलेमिक स्टेट में एनिमल चला जाता है। और अर्ली फर्स्ट स्टेज अगर हाइपोकैलेमिया का होगा तो उसमें सबसे पहले रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी और जीआई मोटिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये जो पोटेशियम है स्मूथ मसल के कंट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और लो लेवल का अगर पोटेशियम रहेगा ब्लड में, पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा तो उस समय रेटिकुलोलुमिनल मोटिलिटी नहीं आएगी, जीआई मोटिलिटी नहीं आएगी और जानवर में बंद लग जाता है। तो आप लोगों ने अक्सर ऐसा केस देखा होगा कि 1 या 2 दिन तक उसे फीवर था, या सूजन था, या मास्टाइटिस था, या मेट्राइटिस था, या जो भी समस्या हो, या वो चारा नहीं खा रही थी, अगर उसमें आइसोफ्लुपिरिडोन लगाया है तो दूसरे तीसरे दिन के बाद से वो गोबर करना बंद कर देती है। और हमारे पास भी ऐसे कॉमन प्रेजेंटेशन आजकल आ रहे हैं, खासकर प्रेग्नेंट एनिमल में। दूसरा, फिर वेट किसान को लगता है कि समस्या बढ़ती जा रही है, फिर वेट चेंज करता है, और वेट को चेंज करते ही फिर वो आता है और फिर दूसरा शॉट आइसोफ्लुपिरिडोन का लगा दिया जाता है। तो पोटेशियम जो है स्मूथ मसल के साथ साथ स्केलेटल मसल, जो स्ट्रेटेड मसल हैं, उनके कंट्रैक्शन के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो जब बहुत ज़्यादा लेवल में पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा तो एनिमल के पास अपने आप के मसल को कंट्रैक्ट करने का पावर नहीं रह जाता है, और वो एनिमल खड़े होने के लायक भी नहीं रह जाता है।
इवन अगर आप देखेंगे तो गर्दन एक साइड पड़ी रहती है, वो गर्दन को खड़ा भी नहीं कर पाता है। लेकिन आप मुंह में चारा खिलाते हैं तो चारा खा लेता है और गोबर भी नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें कोई बीमारी नहीं है, ये सारा का सारा खेल आइसोफ्लूपेडॉन का है। तो स्केलेटल मसल का कंट्रैक्शन यानी डाउनर एनिमल को बना देना। दूसरा साथ ही साथ जो माइल्ड है लेकिन सिग्निफिकेंट है, वो गोबर ना होने देना। ये दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके चलते कई जानवरों की जान जा रही है और लोग अंधाधुंध बेसमझे बुझे आइसोफ्लूपेडॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर द काउंटर यूज कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइसोफ्लूपेडॉन को जुडिशियली यूज़ करें, जहां इसकी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ़ और सिर्फ जहां कीटोसिस के लिए आप सस्पेक्ट करते हैं वहीं पे यूज़ करें और 5 ml ही सफिशिएंट है, 10 ml देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसका कम्बो इफ़ेक्ट होता है, 3 का ट्रायड बनता है। अगर आइसोफ्लूपेडॉन के साथ कहीं पे सूजन है, जैसे अडर इडिमा है या ब्रिस्केट इडिमा है या कहीं और है, तो ज़्यादातर वेट्स को लगता है कि सूजन के लिए हमें आइसोफ्लूपेडॉन देना है, जो कि बिल्कुल नहीं देना है। उसके साथ साथ वो लोग फुरेसामाइड यानी कि रिडीमा एलासिक्स का भी इंजेक्शन लगा देते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि फुरेसामाइड जो होता है ये पोटेशियम को किडनी से एक्सक्रीट कराता है यूरिन में, और दोनों एक दूसरे को कंबाइंड इफेक्ट लाते हैं और फिर हाइपोकैलेमिक स्टेट आता है, फिर गोबर करना बंद करती है जानवर, चारा खाना बंद कर देती है। इसी तरह से एक तीसरा चीज़ होता है जो कॉमन फील्ड में इस्तेमाल होता है। जब चारा खा नहीं रही है, गोबर नहीं कर रही है, तो अक्सर फील्ड वेट्स जब आते हैं तो उनको एक हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि रिंटोज हो गया, इंटालाइट हो गया, इसमें 20% डेक्सट्रोज होता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन इसलिए चढ़ा रहे हैं कि 2 दिन से चारा इसने नहीं खाया है, 3 दिन से चारा इसने नहीं खाया है, तो आप एक बार अगर चढ़ाएंगे तो 2-4 दिन और नहीं खाने वाली है। गाय भैंसों में हमारी तरह नहीं होता है, डॉग्स की तरह नहीं होते। ये रूमिनेंट्स हैं, इनका सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज नहीं है, इनका सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोपियोनिक एसिड है, वोलेटाइल फैटी एसिड्स हैं। इस बात को आपको समझना होगा। मैं सिंपल सा डिफरेंस बताऊं तो आप जानते हैं कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इमीडिएटली बढ़ता है, लेकिन जब रूमिनेंट्स चारा खाते हैं तो इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है। तो ये जो हाइपरग्लाइसीमिया है, यानी कि आपने 20% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन चढ़ाया, तो ये 2 काम करता है। एक इनहिबिटरी इनपुट होता है, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में जब रहता है तो रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी के लिए ये इनहिबिटरी होता है और रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी को नहीं आने देता है, यानी कि रेटिकुलम रुमेन का मोटिलिटी नहीं रहेगा तो चारा नहीं खाएगी, वो गोबर नहीं करेगी। इसी तरह से ये पोटासियम का शिफ्टिंग करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लेकर के ये मसल के अंदर पोटेशियम को शिफ्ट कर देता है, तो हाइपोकैलेमिया करता है। और अगर ये तीनों ट्रायड देख लें, अगर आपने हाइपोकैलेमिया कर दिया तो फिर जीआई मोटिलिटी नहीं होनी। यानी कि फुरेसामाइड, डेक्सट्रोज 20% सोल्यूशन, कोई भी फ्लूइड हो, या आप आइसोफ्लूपेडॉन एक साथ लगाते हैं तो उस एनिमल में इलियस होने की संभावना बहुत है। इलियस का मतलब जीआई मोटिलिटी नहीं है, उसके चलते वो गोबर नहीं करती है। और ये लोग समझ नहीं पाते हैं और तमाम तरह के इलाज लग्जेटिव देते हैं। कोई कहता है कि ट्विस्टिंग हो गई है इंटेस्टाइन की, तमाम तरह का इलाज करते हैं और एनिमल की अल्टीमेटली मृत्यु हो जाती है। तो अब अगर किसी ने इस्तेमाल कर लिया है तो आपको मैनेज कैसे करना है। अगर हाइपोकैलेमिक स्टेट है, जानवर डाउनर हो गया है, गर्दन भी सीधा नहीं कर पा रहा है, तमाम तरह की समस्याएं आ रही है, या गोबर नहीं कर रहा है, तो उस केस को आप मैनेज कैसे करेंगे। पहला काम आपको करना है, गलती से भी आइसोफ्लूपेडॉन नहीं लगाना है, डेक्सट्रोज नहीं लगाना है। उसी तरह से आपको डायरेटिक जो फुरेसामाइड है उसको नहीं देना है। एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, अगर आप हाइपोकैलेमिया सस्पेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा फ्लूइड न चढ़ाएं जो अल्कलोसिस करता हो। यानी कि आप एसिडिफायर दे सकते हैं, अल्कलाइज़र नहीं दे सकते हैं। अगर आप इन रिंटोज और इंटालाइट में देखेंगे तो ये जस्ट लाइक रिंगर्स लैक्टेट की तरह होता है, अगर 20% डेक्सट्रोज को हटा दें तो, और ये अल्कलोसिस करेगा, यानी कि लैक्टेट जा कर के लीवर में बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा और उस एनिमल में एसिडोसिस, अल्कलोसिस हो जाएगी। तो अल्कलाइज़र आपको
नहीं इस्तेमाल करना है, ये विशेष आपको ध्यान देना होगा। तब अगर मान लीजिए आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इलियस है या गोबर नहीं कर रही है, तो इसको मैनेज कैसे करना है। तो अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड ओरल सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, जो सेफ़ माना जाता है। पोटेशियम क्लोराइड का कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन वेटनरी सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे तो पॉट क्लोर अवेलेबल होता है, जो मार्केट में ह्यूमन के लिए आता है, और इसमें पोटेशियम क्लोराइड जो है 5 ग्राम 50 ml में रहता है। 200 ml का सॉल्यूशन आता है, सिरप आता है, यानी कि 200 ml से आप 20 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड एनिमल को अवेलेबल करा सकते हैं। रिकमेंडेड डोज 30 ग्राम का लगभग 30 से 35 ग्राम BID है, 3 डेज़ तक देना होता है। तो यानी 200 ml अगर आप पॉट क्लोर सिरप देते हैं पहले दिन, दूसरे सुबह शाम, और दूसरे 3 दिन तक लगातार दे सकते हैं। 3 दिन के बाद नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसके और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो 3 ही दिन में लगभग इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जानवर खड़ा हो जाता है और खाने लग जाता है। तो अगर आप पोटेशियम क्लोराइड आपके पास अवेलेबल है तो ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो वेटनरी में अवेलेबल है, इनमें बहुत कम होता है, 100 ग्राम में 5 ग्राम लगभग पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो इनका इस्तेमाल भी ड्रिंकिंग वाटर में आप डाल करके कर सकते हैं, जिससे कि एनिमल को हेल्प मिलेगा। अगर आप कोई फ्लूइड चढ़ाना चाहते हैं तो हाइपोकैलेमिक कंडीशन में नॉर्मल सलाइन यानी NS सबसे बेस्ट माना जाता है, और ये माइल्ड हाइपोकैलेमिया को खुद भी ठीक कर देता है। तो नॉर्मल सलाइन आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप रेटिकुलोरुमिनल मोटिलिटी या GI मोटिलिटी को एस्टिमुलेट करने वाले प्रोकाइनेटिक एजेंट्स लाइक पेरिनॉम में जो मेटाक्लोप्रोमाइड आता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो कोई न्यूरोटॉनिक भी ऐड कर लें, और लग्जेटिव का यहाँ बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। कुछ लोग क्रेमाफिन, या आप कह लीजिए कुछ लोग लिक्विड पैराफिन यूज़ करते हैं, या कुछ लोग बल्क प्रेगेटिव जो आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग मैग्नीशियम सल्फेट खिलाते हैं। ये सारी चीज़ें देने से उसकी मोटिलिटी नहीं आनी है, फर्दर उसके रुमिनल डिस्टेंशन होगा और उस एनिमल में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएगा। तो मेरे इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है कि आप ओवर द काउंटर यूज़ आइसोफ्लूपेरिडोन का ना करें और जानवरों को तमाम समस्याओं से बचाएं। डाउनर काऊ का या डाउनर एनिमल का किस तरह से इलाज करते हैं, इसके कई फैक्टर हैं। उसमें से एक हाइपोकैलेमिया है। अगर कोई चीज़ आपका काम नहीं कर रहा है, जैसे आप कैल्शियम थेरापी कर रहे हैं या न्यूरोटॉनिक दे रहे हैं और वहाँ के बाद भी खड़ी नहीं हो रही, इसका जो बेस्ट टेस्ट होता है हाइपोकैलेमिया का, उसमें नेक मसल में स्ट्रेंथ नहीं रहता है, PLR ना के बराबर रहता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप मुंह में चारा खिलाते हैं तो वो चारा खा लेती है। इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको आते हैं तो आपको हाइपोकैलेमिया के लिए हिस्ट्री लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपसे पहले किसी ने आइसोफ्लूपेरिडोन का इंजेक्शन यूज़ किया है क्या, और किस अमाउंट में किया है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको फील्ड कंडीशन में ज़रूर हेल्प करेगा। जहाँ पे गोबर बंद हो जाता है, गोबर गाय या भैंस करना बंद कर देती है, उसका इलाज भी करने में, और साथ ही साथ ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं, सही इलाज किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।